बीबीसी दुनिया में आज देखिए रूस पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला। यूक्रेन ने किया रूस की राजधानी मॉस्को पर कम से कम 90 ड्रोन हमले, साथ ही 9 इलाकों को बनाया निशाना। बताएंगे अमेरिकी खुफिया जानकारी रुकने के बाद किस तरह कर रहा है यूक्रेन खुद की हिफाजत। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं प्रेरणा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को खत्म करवाने की अमेरिकी कोशिशों की भी होगी बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 400 से ज्यादा यात्रियों वाली एक ट्रेन पर हमला कर उसे रोका चरमपंथी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने ली हमले की जिम्मेदारी। दिखाएंगे पाकिस्तान से रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का दिखा असर, ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में आई भारी गिरावट। हाल ही में ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान आर्थिक मंदी को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था गुजर रही है बदलाव के दौर से। और किस तरह टेक वॉर में चीन कर रहा है अमेरिका को टक्कर देने की तैयारी, दिखाएंगे खास रिपोर्ट में। बुलेटिन में सबसे पहले बात पाकिस्तान की, जहां के बलूचिस्तान प्रांत में 400 से ज्यादा यात्रियों से भरी एक ट्रेन पर हथियारबंद चरमपंथियों ने हमला करके उसे रोक लिया है। हमले की जिम्मेदारी ली है अलगाववादी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी ने। इस पर और जानकारी दे रहे हैं पाकिस्तान के क्वेटा से बीबीसी के सहयोगी मोहम्मद काजिम। क्वेटा से रवाना होने वाली जाफर एक्सप्रेस पर हमले का वाकया दर्रा बोलान में पेशी और पनीर के दरमियान इलाके में पेश आया। ये इलाका इंतजामी लिहाज से बलूचिस्तान के जिला कच्ची का हिस्सा है। वहाँ के जो पुलिस के SSP हैं राना मोहम्मद दिलावर, उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना था कि इस इलाके में जो टनल नंबर 8 है उसके करीब नामालूम मुसल्लह अफराद ने ट्रेन पे हमला किया, इसको रोका और इसके मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। यहाँ जो रेलवे स्टेशन है इनके हुकाम से हमारी बात हुई। उनका ये कहना था कि ट्रेन सुबह 9 बजे यहाँ से पेशावर के लिए रवाना हुई थी और इसमें अंदाजन 400 से 450 के करीब मुसाफिर थे। उन्होंने बताया कि उन्हें इस हमले के बारे में 1:20 पर इत्तला मौसूल हुई। ऐसी इत्तलात है कि इस हमले में बहुत सारे लोग जख्मी भी हैं, लेकिन जो कच्ची में पुलिस हुकाम है और यहाँ जो रेलवे स्टेशन के हुकाम है, उन्होंने अब तक ट्रेन के सिर्फ ड्राइवर के जख्मी होने की तस्दीक की है। इस वाक़े के बाद जो पुलिस हुकाम है वो उनका ये कहना है कि वहाँ जो है ना सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बहुत बड़ी तादाद पहुँच गई है और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो यरगमाली है उनको महफूज तरीके से आज़ादी दिलाई जाए। और इस हमले की जिम्मेदारी कलदम अस्करियत पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। और इस वाक़े के बाद हमने ये देखा कि यहाँ कोयटा से भी जो हेलीकॉप्टरें हैं उनकी परवाज़ों का सिलसिला शुरू हो गया है। अब तक 5 के करीब हेलीकॉप्टर दर्रा बोलान की जानिब परवाज़ करते हुए दिखाई दिए। दर्रा बोलान का शुमार बलूचिस्तान के उन इलाकों में होता है जो कि शोरश से ज़्यादा मुतासर हैं। माजी में भी इस इलाके में ट्रेनों पर हमलों के वाक़यात पेश आते रहे हैं, जिनमें बड़ी तादाद में लोग हलाक और ज़ख्मी होते रहे हैं। माजी में भी इन वाक़यात की ज़्यादातर जिम्मेदारी कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी की जानिब से कबूल की जाती रही है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने कहा है कि अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। वहीं क्षेत्र में नेटवर्क की समस्या की वजह से ट्रेन चालक दल के किसी भी सदस्य से संपर्क नहीं हो पा रहा। कवर स्टोरी में अब बात यूक्रेन की, जिसने रूस की राजधानी मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। कम से कम 90 ड्रोन के जरिए मॉस्को को निशाना बनाया गया। इस हमले में कम से कम 3 लोग मारे गए हैं और 17 लोग घायल हुए हैं। कुल मिलाकर रूस के 9 इलाकों में हमले किए गए। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 330 से ज़्यादा यूक्रेनी ड्रोन या तो इंटरसेप्ट किए गए या फिर तबाह कर दिए गए। इन हमलों से 2 दिनों पहले ही रूस ने भी यूक्रेन पर भीषण ड्रोन हमले किए थे। उधर सऊदी अरब में यूक्रेन के सीनियर अफसरों ने अमेरिका के साथ बातचीत शुरू कर दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने उम्मीद जताई है कि यूक्रेन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जल्द संघर्ष विराम की योजना पर राजी हो जाएगा। लेकिन इस बीच हम जानते हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली खुफिया जानकारी और सैन्य मदद पर रोक लगाई हुई है, जिसका असर ये हुआ है कि रूस ने दोबारा कुर्स्क के उन इलाकों पर बढ़त बना ली है जिन इलाकों पर यूक्रेन ने अब से 7 महीने पहले कब्जा कर लिया था। ऐसे में यूक्रेन की सेना को और किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, देखिए बीबीसी संवाददाता जॉनथन बील की इस रिपोर्ट में। यूक्रेन को अभी भी कुछ खुफिया जानकारी मिल रही है, इतनी कि वो रूस के अगले हमले से पहले सतर्क हो जाए।
लेकिन अमेरिकी समर्थन के बिना अपने शहरों और कस्बों का बचाव करना अब ज्यादा मुश्किल होगा। ये सैनिक अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस वीकेंड वो एक रूसी ड्रोन को मार गिराने में सफल रहे। हम इन सैनिकों से कीव के नजदीक मिले जो एक बार फिर रूसी ड्रोन्स को मार गिराने के लिए तैयार हैं। ये टीम सोवियत युग के पुराने और यूक्रेन के कम दूरी वाले हथियारों पर निर्भर है, लेकिन उनके मेडिकल सामानों की आपूर्ति भी अमेरिका ही करता है। और रूसी मिसाइलों को मार गिराने के लिए जरूरी अमेरिकी एडवांस्ड सिस्टम दूसरी जगहों पर छिपे हुए हैं। बैटरी कमांडर यूरोस्लाव जानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले से चुनौतियां खड़ी होंगी। हमें अभी ये महसूस नहीं हुआ है, पर मुझे लगता है कि आगे हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हमें समर्थन चाहिए। अगर मदद रुकी तो हम जंग प्रभावी ढंग से नहीं लड़ पाएंगे। आज नहीं तो कल हमारी एयर डिफेंस मिसाइलें खत्म हो सकती हैं। जब आपने अमेरिकी मदद रुकने की खबर सुनी तो क्या लगा? मुझे नहीं पता कि इसका जवाब कैसे दूं। मैं दुखी हूं क्योंकि हमें मदद की जरूरत थी, लेकिन अगर वो मदद नहीं करते तो हम अपने सीमित संसाधनों से ही लड़ेंगे। यूक्रेन एडवांस्ड हथियारों के लिए अमेरिका पर निर्भर है, फिर चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने वाला पैट्रियट्स मिसाइल सिस्टम हो या फिर लंबी दूरी तक मार करने वाला हिमार्स रॉकेट सिस्टम। बीते साल कुर्स्क में यूक्रेन के आक्रामक हमलों में अमेरिकी हथियारों ने अहम भूमिका निभाई थी। इस कब्जे के पीछे यूक्रेन की मंशा थी कि वो इसे रूस के साथ बातचीत के दौरान इस्तेमाल करेगा, लेकिन कुर्स्क को संभालना अब मुश्किल हो रहा है। यूक्रेन के हाथ से इलाके छूटते जा रहे हैं और अमेरिकी मदद के बिना हालात और बदतर ही होते जाएंगे। इसकी कीमत हमारे सैनिकों की जान है। जब हम ऐसी स्थिति का सामना करेंगे और हम इसे ठीक करने की स्थिति में नहीं होंगे, तो मतलब होगा कि बिना हथियारों और उपकरणों के हमें अपने और अधिक सैनिकों को खोना होगा। यूक्रेन को अभी भी उम्मीद है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपना फैसला वापस ले लेंगे, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि वो अब अमेरिकी समर्थन पर निर्भर नहीं रह सकते। बीबीसी संवाददाता जॉनथन बील की रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई देशों पर टैरिफ लगाने के फैसले के बाद से दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट का दौर जारी है। बीते दिनों एक इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या अमेरिका में एक और मंदी की आशंका है, तो जवाब में ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था बदलाव के दौर से गुजर रही है। इसके बाद से ही स्टॉक मार्केट में गिरावट शुरू हो गई थी। मुझे ऐसे अनुमान लगाने से नफरत है। ये बदलाव का दौर है क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है। हम दौलत को वापस अमेरिका लेकर आ रहे हैं और ऐसा करने में इस तरह का दौर आता ही है। बदलाव होने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। और अमेरिका के बाजारों के अलावा चीन के रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की चेतावनी के कारण भी शेयर बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। मंगलवार को पाउंड और यूरो के मुकाबले डॉलर में और गिरावट दर्ज की गई। हालांकि ट्रंप के अधिकारियों ने इन्वेस्टर्स को ये कहकर हिम्मत देने की कोशिश की है कि जल्द ही स्थितियां बेहतर हो जाएंगी, लेकिन विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि ग्रोथ पर विपरीत असर पड़ेगा और महंगाई बढ़ेगी। जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन समेत बाकी एशियाई मार्केट आज 2 से 3% की गिरावट से खुले। हालांकि दिन खत्म होते होते इनमें थोड़ी रिकवरी हुई। बीबीसी एशिया बिजनेस हब की मारिको ओई ने इस पर और जानकारी दी। Investors are growing increasingly concerned about the impact of tariffs on the US. अमेरिका की इकोनॉमी पर टैरिफ के असर के कारण इन्वेस्टर बहुत चिंतित हैं और इसी का असर दुनिया भर के बाजारों पर भी पड़ रहा है। एशियाई शेयर बाजारों पर दूसरी वजहों से भी विपरीत असर देखा जा रहा है। स्टील और एल्यूमिनियम पर लगने वाले टैरिफ भी इसकी एक वजह है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि अमेरिका के करीबी दोस्त जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान और दूसरे देश अमेरिका से लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कैसे उन्हें इन टैरिफ से थोड़ी छूट मिले। But so far, no one has managed to get that. सीरिया के तटीय प्रांत लताकिया और टार्टूस में रहने वाले अलावी समुदाय के लोगों के खिलाफ हाल में हुई हिंसा के बाद कम से कम 6,000 लोग सीरिया छोड़कर लेबनान पहुंचे हैं। सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने 1000 से ज्यादा लोगों की हत्या की खबर आने के बाद जांच के आदेश दिए हैं। मारे गए लोगों में ज्यादातर अलावी समुदाय से हैं, जिन्हें पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद का वफादार माना जाता है। बीबीसी संवाददाता कैरिन तोरबे एक रेफ्यूजी शेल्टर पहुंची, जहां सीरिया से आए लोगों ने शरण ली हुई है। देखिए उनकी रिपोर्ट।
People here are among thousands of Syrians who had to flee their houses and their यहाँ मौजूद लोग उन हजारों सीरियाई लोगों में से हैं जिन्हें अपना घर और शहर छोड़कर सीरिया के तटीय इलाकों से यहाँ लेबनान आना पड़ा है। उन लोगों ने हमें बताया कि वो अपनी हिफाजत के डर से अपने साथ कोई सामान नहीं लाए हैं। जो भी उनके पास हो रहा था उन्होंने उसके बारे में सुना था, क्योंकि बहुत सारी कहानियां फैल रही थीं। उनमें से कुछ लोगों ने सीरिया में जो भी हो रहा है उसे खुद अनुभव किया है, और कुछ लोगों ने उन घटनाओं के बारे में सुना और बहुत डर गए, इसलिए उन्हें घर छोड़ना पड़ा। उन लोगों को लगता है कि धार्मिक पहचान के कारण उन्हें टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो अलावी समुदाय से आते हैं और सत्ता में मौजूद नए लोग उन्हें असद के समर्थक मानते हैं। हालांकि वो इस बात से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि उन्हें सिर्फ अलावी होने के कारण टारगेट किया जा रहा है। मैंने जिन लोगों से बात की उन्होंने बताया कि वो अभी सीरिया नहीं जाना चाहते। फिलहाल वो बहुत डरे हुए हैं और उन लोगों ने मुझे बताया कि उन्हें घर जाने के बारे में सोचने के लिए सुरक्षा की असल गारंटी चाहिए। in order to think about going back home. उधर सीरिया की सरकार ने अमेरिका समर्थित सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी एसडीएफ के साथ डील साइन कर ली है। अब सीरिया के उत्तर पूर्व में मौजूद कुर्द प्रशासन के साथ वो मिलकर काम करेंगे। इस इलाके में एसडीएफ पिछले 10 साल से बना हुआ है। इस डील को देखते हुए राजधानी दमिश्क में जश्न का माहौल था। ये डील सीरिया को एकजुट करने की कवायद में एक बड़ी सफलता है। उधर चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस चीन का सबसे बड़ा पॉलिटिकल इवेंट है, जो ये सालाना सम्मेलन आज बीजिंग में खत्म हो चुका है। इस सम्मेलन के एजेंडे में एक बड़ा मुद्दा है कि चीन की एआई तकनीक को किस तरह और विकसित किया जाए। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग चाहते हैं कि इस क्षेत्र में चीन एक ग्लोबल लीडर बने, और चीन के एआई चैटबॉट डीप सीक की सफलता ने यह दिखा दिया कि अकेला अमेरिका ही बेहतरीन तकनीक विकसित नहीं कर सकता। देखिए चीन से बीबीसी संवाददाता लॉरा बेकर की रिपोर्ट। इस एक तरीके से चीन ये उम्मीद कर रहा है कि वो अमेरिका के साथ चल रही टेक वॉर जीत लेगा। दुनिया के मुकाबले चीन में साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले छात्र सबसे ज्यादा हैं। ये 7 साल का बच्चा अपने खिलौने को निर्देश देने के लिए इनपुट कोड सीख रहा है। फिलहाल तो ये काफी सिंपल है। ये खिलौने दुनिया भर में बिके हैं, लेकिन चीन के एआई चैटबॉट डीप सीक की सफलता के बाद इन खिलौनों को लेकर चीन में दिलचस्पी बढ़ गई है। मुझे लगता है कि एआई इंडस्ट्री के लिए डीप सीक करोड़ों के विज्ञापन की तरह है। ये और ज्यादा लोगों को यकीन दिला सकता है कि एआई कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वाकई लोगों की जिंदगी बदल सकता है। इसी वजह से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कुछ प्राइवेट सेक्टर से अपनी नाराजगी खत्म की और देश के टॉप टेक लीडर्स से हाथ मिलाया। ढीली पड़ी चीन की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा भरने की वो हर कोशिश कर रहे हैं। सरकारी मीडिया ने देश के भविष्य का एक वीडियो दिखाया जिसमें फैक्ट्रियों में रोबोट्स काम कर रहे हैं। अमेरिका ने चीन को एडवांस्ड कंप्यूटर चिप्स देना बंद कर दिया है। इसके बावजूद चीन एआई में सफल होने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। चेस खेलने वाला ये बॉट फंसाने से हकीकत बन पाया, क्योंकि एआई की मदद से कंपनी ने इसका मैकेनिकल आर्म बनाया, जिसकी वजह से इसकी कीमत $40,000 से घटकर करीब $1,000 पर आ गई। जिसका मतलब ये हुआ कि ऐसी तकनीक अब घरों और स्कूलों में ज्यादा पहुंच पाएगी। My name is Timmy. I'm 8 years old. एआई के बिना गुजारा नहीं है, हमें इसके साथ जीना होगा। बच्चों को जितना जल्दी हो सके इसके बारे में पता होना चाहिए। मेरा बेटा इसके साथ खेलता है और इसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ चुका है। इस रोबोट का और एडवांस वर्जन खेलते वक्त टिमी के इमोशंस को पढ़ने और समझने की काबिलियत रखता है, पर निजता की चिंता की वजह से इसे बनाने वाले उसे विदेश में नहीं बेचना चाहते। और यही चीन का अगला संघर्ष है। कंपनियों को भले ही उनकी अपनी सरकार का समर्थन है, पर क्या वो शक्की पश्चिमी देशों का भरोसा जीत पाएंगे? बीबीसी संवाददाता लॉरा बेकर की रिपोर्ट। क्या आप सोच सकते हैं कि आपके डाइनिंग टेबल पर लैब में उगाई गई खाने की चीज़ें रखी हों? ब्रिटेन में बहुत जल्द ये हकीकत बनने वाली है। वहाँ की फूड सेफ्टी एजेंसी ने इस प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए एक प्रोग्राम की शुरुआत की है। लैब में बनाए जाने वाले इन प्रोडक्ट्स की लंबी फहरिस्त है।
मीट, डेयरी, चीनी सब कुछ सेल्स यानी कोशिकाओं की मदद से केमिकल प्लांट्स में बनाया जा रहा है। देखिए बीबीसी के साइंस कॉरेस्पॉन्डेंट पल्लव घोष की रिपोर्ट। पैन में गर्म होती ये चीज लैब में बनाई गई है। ये जानवर की बस कुछ कोशिकाओं यानी सेल्स की मदद से बनाया गया है। फिर प्रोसेसिंग के वक्त इसमें मीट का कलर और वैसा ही स्वाद ऐड कर दिया गया। दावा है कि ये मीट ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि इसे कम कोलेस्ट्रॉल और ज्यादा पोषक तत्वों के साथ बनाया गया है। ये रेस्टोरेंट में मिलने वाले स्टीक की तरह लगता है, पर इसका स्वाद कैसा है? फिलहाल हम ब्रिटेन में इसका अप्रूवल लेने की प्रोसेस में हैं, तो हम बस अब इस इंतजार में हैं कि कब इसे हरी झंडी मिलेगी। एलिसिया ग्राहम की भी ऐसी ही कहानी है। उन्होंने यहाँ इंपीरियल कॉलेज के बेजोस सेंटर में इस फ्लास्क में चीनी बनाने का तरीका निकाला है। Can I try some? I'm going to taste it. इस मामले में मैं इसे टेस्ट कर सकता हूँ। Yeah, go for it. Take a little bit. इसका काफी अच्छा स्वाद है, It's being incredibly sweet. पर जब तक इजाजत नहीं मिल जाती एलिसिया इसे बेच नहीं सकती। These are all very new technologies. ये बहुत नई तकनीक है, तो रेगुलेटर्स को इनके बारे में जानना होगा, जो हमेशा आसान नहीं होता। हमारे पास कोई एक निश्चित रास्ता नहीं होता है। और आप चाहेंगे कि वो हो? That is what we'd like, of course. हाँ, बिल्कुल हम ये चाहेंगे। बतौर इनोवेटर, अगर नियमों के बारे में साफ साफ पता हो, तो उतने जल्दी मार्केट में हम प्रोडक्ट बेचना शुरू कर सकते As soon हैं। as possible. The science of making lab-grown food is ब्रिटेन लैब में खाने की चीजें बनाने की तकनीक में बहुत आगे है, पर उसे बेचने की इजाजत मिलने में काफी वक्त लग जाता है। और ब्रिटेन की वो कंपनियां जो इस तकनीक पर काम कर रही हैं, उनके मुताबिक इससे उन्हें बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। a huge disadvantage. सरकार के साइंस मिनिस्टर के पास इसका हल है। वो ये कि फूड फर्म्स रेगुलेटर के साथ मिलकर काम करें ताकि एक सुरक्षित और तेज प्रक्रिया बन पाए। Safety will be enhanced by these measures. It's about making the safety requirements appropriate. इस कदम से खाने की सेफ्टी और बढ़ेगी, साथ ही हर तकनीक के हिसाब से सुरक्षा के अलग नियम कायदे होंगे। अगर आप देखें कि स्टार्टअप कंपनियों के मामले में हम जहां पर हैं, आगे जाकर ये बहुत बड़ी कंपनियां बनेंगी और ये ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को आगे लेकर जाएंगी। Big companies of the future. And that's the economic driver for the UK. लेकिन आलोचकों को फिक्र है कि लैब ग्रोन फूड कंपनियों को नियम बनाने में शामिल करने के कुछ उल्टे नतीजे हो सकते हैं। The companies involved in helping the FSA to draw up... बियॉन्ड जीएम की डायरेक्टर पैट थॉमस बता रही हैं कि नए नियम बनाने में एफएसए की मदद कर रही कंपनियों को नियमों के हटने का सबसे ज्यादा फायदा होगा। Sodas or sweets or anything like that, we'd be outraged by it. फूड सेफ्टी एजेंसी की ये पहल अगर प्लान के मुताबिक काम करती है तो यहाँ के सुपरमार्केट में बहुत जल्द सेल्स से बनाई गई खाने की चीजें मिल रही होंगी। इससे कंपनियों का तो फायदा होगा, लेकिन सवाल ये है कि ग्राहकों के लिए क्या ये वाकई एक बेहतर और सुरक्षित विकल्प होगा। बीबीसी संवाददाता पल्लव घोष की रिपोर्ट। और अब वक्त है बीबीसी राउंडअप का। फिलीपींस की पुलिस ने किया पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतार्ते को गिरफ्तार। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने मानवता के खिलाफ अपराध को लेकर जारी किया था अरेस्ट वारंट। दुतार्ते ने अपने कार्यकाल में ड्रग्स के खिलाफ छेड़ी थी जंग, जिसमें बिना मुकदमे के मारे गए थे हजारों छोटे ड्रग डीलर्स और ड्रग लेने वाले लोग। ग्रीनलैंड में आज हुए चुनाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को खरीदने की मंशा के बाद तेज हुई ग्रीनलैंड को डेनमार्क से आज़ाद करवाने की बहस। चुनाव में खड़ी 6 पार्टियों में से 5 हैं डेनमार्क से अलग होने के हक में। आज के लिए इतना ही। बीबीसी दुनिया के साथ हम कल फिर इसी वक्त हाजिर होंगे।